Hello class. So today we are going to take another video on the contract law. Okay, so today we'll discuss what is free consent and what is not considered as a free consent. तो फ्री कंसेंट बेसिकली क्या होती है? कंसेंट के बारे में हमने डिस्कस करा ही था. कंसेंट हमारी विलिंगनेस होती है. विलिंगनेस थ्रू एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स और थ्रू एक्शन टू एंटर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट, राइट? ये हमारी कंसेंट होती है. फ्री कंसेंट क्या होती है कि लाइक किसी ने हमसे प्रेशराइज करके, हमें अनड्यू इन्फ्लुएंस करके, डोमिनेट करके हमें, या हमें डरा के, हमें थ्रेटन करके हमारे से हमारी कंसेंट नहीं ली है. ठीक है, तो वो हम उसे बोलते हैं दैट इज फ्री कंसेंट, फ्री फ्रॉम एनी सच थिंग. अब फ्री कंसेंट कब होती है? जब फ्री कंसेंट इज सेड टू बी अ फ्री कंसेंट व्हेन देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ coercion, undue influence, misrepresentation, fraud and mistakes. जब ये 5 चीजों की प्रेजेंस नहीं होती है तो हम अपनी कंसेंट को बोलते हैं कि दैट इज अ टोटली फ्री कंसेंट. इसमें हमारी कंसेंट जो है हमने फ्रीली ली हुई है. कोई प्रेशर, कोई डोमिनेट हमें नहीं करा है, किसी ने हमसे जबरदस्ती नहीं वो कंसेंट ली है. वो हमारा खुद का विलिंगनेस था, हमारा खुद का कंसेंट था कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हैं. We want to enter into this contract, right? So now we'll understand. First, let's take a topic of undue influence. पहले हम समझते हैं undue influence क्या होती है. So, where the relationship between the subsisting parties are in such a nature that one party is in a position to dominate the will of the another and take unfair advantage over another. This is what undue influence is exactly. ऐसा हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसकी डेफिनेशन डिफाइन करी गई है. आई रिपीट इट अगेन देन एक्सप्लेन यू. So basically, undue influence is where the subsisting relationship between the parties are in such the nature that one party is in a position to dominate the will of the another and to take unfair advantage over the other. अब इसका मतलब क्या हुआ इस डेफिनेशन का? लाइक दो लोगों की ऐसी रिलेशनशिप है कि एक पर्सन की पोजीशन ऊपर है, सुपीरियर पोजीशन है, वो सामने वाले को डोमिनेट कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, कन्विंस कर सकता है अपनी बातों में. क्यों कर सकता है ऐसा वो? क्योंकि जो उन दोनों में रिलेशनशिप है वो एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है. देयर इज ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस एंड बिलीव कि जो सामने वाला पर्सन है वो हमारे साथ गलत नहीं करेगा, और वो हमारा ऐसा रिलेशनशिप है कि सामने वाला हमें डोमिनेट कर देता है और हमारा अनफेयर एडवांटेज ले लेता है. ठीक है, राइट? अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं. undue influence is the taking the advantage of another person. हम दूसरे पर्सन का एक एडवांटेज लेते हैं. कैसे? थ्रू अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट. क्योंकि हमारे बीच एक ट्रस्ट की पोजीशन है, इस बेसिस पे हम फॉर्मेशन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की. ट्रस्ट के बेसिस पे हम सामने वाले पर्सन का एडवांटेज लेते हैं, अनड्यू एडवांटेज, ठीक है, अनफेयर एडवांटेज लेते हैं, उसको डोमिनेट करके अपने परसुएशन में लेके हम उसे परसुएट करते हैं अपने आइडियाज, अपने ओपिनियन से. अंडर इन्फ्लुएंस डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट थ्रेट. हम उसको डराते धमकाते नहीं कि हम तुम्हारे साथ फिजिकल हार्म कर देंगे या तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे, तुम्हारे साथ कुछ गलत या बुरा कर देंगे, राइट? तुम्हारी रेप्यूटेशन को हार्म कर देंगे, नहीं. प्रॉपर्टी को हार्म कर देंगे, तुम्हारी बॉडी को, एनी सच काइंड. कोई फिजिकल हार्म, कोई बॉडीली इंजरीज नहीं होती है. ये अंडर इन्फ्लुएंस है, राइट? अंडर इन्फ्लुएंस में हम सामने वाली पार्टी को अपनी बातों से अपने ट्रस्ट का मिसयूज करते हैं, अपनी पोजीशन का मिसयूज करते हैं और सामने वाले को डोमिनेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं. हमारे पास एबिलिटी होती है टू डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर पर्सन. वैसे वो फ्रीली वो चीज वो नहीं करना चाहता, उसका ऐसा जो उसका कंसेंट नहीं है वो चीज करने में, बट हम उसको इस तरीके से बोल रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, हमारा ऐसा पोजीशन है, या मैं उसको इस तरीके से समझा रही हूँ कि वो मेरी बातों में कन्विंस हो रहा है. वो कंसेंट जो दिया उसने अंडर प्रेशर दिए बिकॉज ऑफ दैट सबसिस्टिंग रिलेशनशिप, राइट? और नाउ विल अंडरस्टैंड कि ये जो होता है ये कंप्लीटली ट्रस्ट के बेसिस पे होता है. इसका एक क्लासिक एग्जांपल है पेरेंटल इन्फ्लुएंस. एक फादर होता है, वो अपने माइनर सन को कुछ पैसे एडवांस करता है. एडवांस इन द सेंस वो अपने बेटे को कुछ लोन का अमाउंट देता है, 10,000 रुपीज लोन देता है, और उससे बोलता है कि you have to pay me this amount once you attain majority अटेन करने के बाद उससे वो एक बॉन्ड साइन करवाता है. उस बॉन्ड में उससे
थ्राइस इंटू 4 टाइम्स वो मनी चार्ज करता है विद इंटरेस्ट। वो अपनी फ्यूचरी जो उसकी रिलेशनशिप है वो उसको डोमिनेट करके, उसका गलत यूज करके वो अपने बेटे से अनफेयर एडवांटेज ले रहा है। उसने जो माइनर था, उसने जो उसको कुछ पैसे एडवांस किए थे गिवन एज अ लोन, अब वो उन पैसों को इतना ज्यादा इंटू 4 टाइम्स करके विद इंटरेस्ट चार्ज करके ले रहा है, और उसी के लिए उसने उससे बॉन्ड साइन करवा लिया, राइट। तो ये फ्री कंसेंट के साथ नहीं है। द फैक्टर और द एलिमेंट ऑफ फ्री कंसेंट इज टोटली मिसिंग हियर। ओके, तो ये हमारा हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस करा सामने पे। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द फ्यू थिंग्स कि जब हम अनड्यू इन्फ्लुएंस करते हैं तो बेसिकली अनड्यू इन्फ्लुएंस में वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि हम सामने वाले पे प्रेशराइज करते हैं, बट कोई हम फिजिकली उसे असॉल्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और जो ड्यूरेस होता है हमारा, ड्यूरेस, व्हाट इज ड्यूरेस? ड्यूरेस इज समथिंग वेयर वी physically assault someone or create physical threat to their life, or like to their body, to their property or to their reputation। हम जब कोई चीज का ऐसा गलत यूज करते हैं, फिजिकल हार्म करने की किसी को धमकी देते हैं कि वी कैन डू दिस टू देयर बॉडी, वी कैन डू दिस टू देयर रेप्यूटेशन, वी कैन फाइल, मतलब पुट रॉन्ग एलिगेशंस ऑन देम, डिफेमेशन का चार्जेस लगा सकते हैं। तो जब इस थ्रेट में किसी को हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, राइट, हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं और एंटर करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वो टोटली हमारा कंसेंट के साथ तो हुआ नहीं है, राइट, उसमें हमने कोई कंसेंट नहीं दी है, और सामने वाले को हम ब्लैकमेल कर रहे हैं या उन्हें थ्रेटन कर रहे हैं, ठीक है, दैट विल कमिट सम एक्ट विच इज टोटली फोरबिडन बाय द लॉ, या उन्हें हम प्रेशराइज करें टू डू समथिंग, और वी आर अनलॉफुली detaining their property. Such contracts are voidable at the option of one party. Why they are voidable? Because हम यहाँ पे एक उन पे प्रेशर डाल रहे हैं, राइट। तो अब हम समझेंगे कि ड्यूरेस एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। ड्यूरेस वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें हम सामने वाले को एंटर कराते हैं, वैसे वो एंटर नहीं करता, बट हमने उसको इतना ज्यादा प्रेशराइज किया है, उसको थ्रेटन किया है कि हम उसको हार्म कर देंगे, इसलिए वो पर्सन हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, राइट। Otherwise they would have entered this, otherwise they wouldn't have entered into this contract. ड्यूरेस इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ रिक्वायर्ड सम सॉर्ट ऑफ थ्रेट, किसी सॉर्ट की थ्रेट का प्रेजेंस होना चाहिए। इफ अ पार्टी थ्रेटन्स टू फिजिकली हार्म द पर्सन, फिजिकली हार्म करने के लिए थ्रेटन कर रहा है उस पर्सन को या उस पर्सन की फैमिली को, या उसको थ्रेटन कर रहा है दैट दे विल डैमेज देयर प्रॉपर्टी, सच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड because they did not sign this contract by their own free will। उसमें उनकी own will नहीं थी, free will नहीं थी। Since the victim were pressurized, since the victim was forced to sign this contract, that is why this contract was entered, and there was no reasonable choice left with the victim, right। victim के पास कोई choice ही नहीं थी कि वो ऐसा करे। डिफेम कर रहे हैं, डिफेम और ruin their reputation, उनकी रेप्यूटेशन को हम रुइन करने की थ्रेटन कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल है, या उनकी फैमिली की रेप्यूटेशन पे, या उन पे रॉन्ग एलिगेशन या चार्जेस लगा के उनके अगेंस्ट केस फाइल करने के लिए, जो कि उनके करियर को, है ना, उनके फैमिली को, सब कुछ को हार्म करेगा। तो हम इतना ज्यादा थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं, इतना ज्यादा हार्म दिखा रहे हैं कि ये सब चीजें हम कर सकते हैं, राइट। कोई हम उसको ऐसा प्रेशराइज कर रहे हैं कि हम उसे इकोनॉमिक लॉस या इकोनॉमिक हार्म करेंगे, राइट, और या क्रिमिनली प्रोसिक्यूट, या कैन क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड और कैन स्यू देम ऑन लीगल ग्राउंड्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच अ क्रिमिनल केस विल बी फाइल्ड एंड देयर रेप्यूटेशन इन द सोसाइटी विल बी हार्म्ड। तो ऐसा हम इस तरीके का स्ट्रेस करा रहे हैं। तो उस स्ट्रेस में, उस प्रेशर में हमने उससे कंसेंट ली और उसने वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया और कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया, तो देन सच कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी साइन अंडर ड्यूरेस। अब हम देख लेते हैं कि ड्यूरेस के 4 एलिमेंट्स क्या होते हैं। 4 एलिमेंट ऑफ ड्यूरेस आर बेसिकली द थ्रेट इन्वॉल्व सीरियस इंजुरी और सीरियस हार्म, इंजुरी और डेथ ऑफ द पर्सन।
सीरियस इंजरी, हार्म और डेथ ऑफ द पर्सन। ये हमारा पहला एलिमेंट है। द थ्रेट इन्वॉल्व सीरियस इंजरी, हार्म और डेथ ऑफ द पर्सन। हमने उसको इस लेवल तक डरा दिया है कि हम तुम्हें इतना ज्यादा हार्म कर सकते हैं कि लाइक इट कैन कम टू योर लाइफ ऑल्सो इफ यू डोंट साइन दिस कॉन्ट्रैक्ट, इफ यू डोंट एंटर इनटू दिस और यू डोंट एग्री। द थ्रेट मस्ट बी बिलीवेबल, अनअवॉइडेबल एंड इमीडिएट। थ्रेट जो होती है वो बिलीवेबल, वो सामने वाला यकीन कर ले कि हाँ अगर मैंने ये नहीं किया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, इस कॉन्ट्रैक्ट में मैं एंटर नहीं हुई, तो जो सामने वाला पर्सन है कैन डू एनी रॉन्ग, कैन डू एनी हार्म दैट इज सेड बाय दैट पर्सन। और वो इमीडिएट है, हमारे पास टाइम भी नहीं है प्रोसेस करने के लिए, किसी की हेल्प लेने के लिए, और वो अनअवॉइडेबल है, राइट। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम उस हार्म को हम अवॉइड नहीं कर सकते। द थ्रेटन पार्टी मस्ट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। वो उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाइक हाँ बोल दिए। क्यों बोल दिए? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फियर, बिकॉज ऑफ दैट थ्रेट, because of the pressure that has been put on the victim. Because of this situation, the person agrees to sign the contract and enters into the contract. The threat must not be the fault of the victim, or the person should not have created this situation for his own self. इस पूरी चीज में विक्टिम की कोई फॉल्ट नहीं होनी चाहिए, राइट। इसमें विक्टिम ने लाइक ये सिचुएशन अपने लिए क्रिएट ना करी और ना ही उसकी कोई फॉल्ट होनी चाहिए। तो अगेन वील रिवाइज 4 एलिमेंट्स जो हम देखते हैं ड्यूरेस के लिए प्रेजेंस होने चाहिए। 4 एलिमेंट्स आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि whether this case is of duress or not, whether the contract entered is because of the duress or is out of free consent. The threat involves serious harm, injury or death of the person. The harm is such in nature that is immediate, unavoidable and believable in nature. Because of this harm and threat, the person has entered into the contract, right? इस threat या इस harm की वजह से person ने contract में enter कर लिया है और agreement भी sign कर दिया है। The threatened party was not at fault for entering into this situation. जो victim है, जिस पार्टी को डराया गया, जो threatened party है, वो फॉल्ट पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व्स वंस पावर टू मैनिपुलेट अनदर। एक अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या है? अभी तक हम ड्यूरेस देख रहे थे, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ड्यूरेस और अनड्यू इन्फ्लुएंस के एग्जाम्पल क्या होते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस के पहले देख लेते हैं। Undue influence involve using one's power to manipulate another into a contract. Example, power of attorney, like me being a attorney, me being a lawyer, advocate, I'm in a power to dominate the will of my client by charging them extra amount, extra fees. ठीक है, तो मैं उन्हें डोमिनेट करी बिकॉज दे आर इन अ पोजिशन टू ट्रस्ट मी। उन्होंने मुझे अपना केस दिया तो ऑब्वियसली बीइंग देयर अटॉर्नी दे आर ट्रस्टिंग मी, बट I'm taking unfair advantage, okay, unfair advantage over the another party. Who is the another party? The another party is here my client, right? मैं client का undue advantage ले रही हूँ। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ ड्यूरेस क्या होते हैं। ड्यूरेस के एग्जाम्पल, थ्रेटनिंग टू sue someone and ruin their reputation. हम किसी को सामने वाले को डरा रहे कि तुम्हारे अगेंस्ट हम ये केस फाइल कर देंगे, क्रिमिनल चार्जेस लगवा देंगे और तुम्हारा प्रोसिक्यूट होगा एंड देन तुम्हारी रेपुटेशन हार्म हो जाएगी, डिफेमेशन के चार्जेस लग जाएंगे, राइट, डिफेम कर देंगे। तो हम ये इज वन एग्जांपल। थ्रेटनिंग टू बीट अप और किल समवन, हम किसी को डरा रहे कि हम उसको इतना मार सकते हैं लाइक कि उसको ग्रेव इंजरीज हो जाए, बहुत हार्म हो जाए, या और आई टेक समवन्स लाइफ, इतना ज्यादा हम उसको डरा रहे। तो ये किसका एग्जांपल है? ड्यूरेस का। थ्रेटनिंग टू डिस्ट्रॉय वंस प्रॉपर्टी इफ द विक्टिम डज नॉट पे, हम ये बोलते हैं कि हम विक्टिम की प्रॉपर्टी ही डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर उस विक्टिम ने पे नहीं किया। ड्यूरेस, ये ड्यूरेस के क्लासिक एग्जांपल्स हैं। और ड्यूरेस इज ऑफ 2 टाइप्स, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, फिजिकल एंड इकोनॉमिक। फिजिकल ऑब्वियसली वर्ड से समझ में आ रहा है, फिजिकल हम यहाँ किससे रेफर कर रहे हैं? कॉजिंग और थ्रेटनिंग टू हार्म, टू गिव फिजिकल हार्म, इंजुरीज टू द इंडिविजुअल और टू देयर फैमिली मेंबर्स एंड ऑल्सो टू देयर रेप्यूटेशन। इकोनॉमिक हमारा क्या होगा? इकोनॉमिक ड्यूरेस, थ्रेटनिंग अनदर टू गिव इकोनॉमिक हार्म, राइट। अब हम समझ लेते हैं 4 एलिमेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस के क्या होते हैं। ड्यूरेस के हमने समझ लिए, उसके क्लासिक एग्जाम्पल देख लिए और टाइप्स देख लिए, ठीक है। टाइप्स 2 होते हैं, फिजिकल ड्यूरेस और इकोनॉमिक ड्यूरेस।
एग्जाम्पल्स देख लिए, 4 एलिमेंट्स देख लिए, हमने उसे 2 बार रिवाइज कर लिया। अब हम अनड्यू इन्फ्लुएंस की 4 एलिमेंट्स देख लेते हैं जो प्रेजेंट होना चाहिए टू डिटरमाइन दैट दिस केस इज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। 4 elements are the vulnerability of the victim, the authority of the influencer। जो इन्फ्लुएंसर है उसके पास एक अथॉरिटी है, वो एक ट्रस्टवर्दी पोजीशन में है, राइट, और कि उसकी बात पे हम बिलीव करें, वो उसकी सुपीरियर पोजीशन है, वो हमें डोमिनेट करता है। टैक्टिक्स आर यूज्ड बाय द इन्फ्लुएंसर, द रिजल्टिंग इक्विटी, राइट, वो कोई ऐसी बात करता है जिसमें उसका खुद का बेनिफिट हो रहा है, खुद को एडवांटेज हो रहा है, और सामने वाले को अनफेयर, सामने वाले से अनफेयर एडवांटेज वो ले रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड ड्यूरेस, और हमने इनके डिफरेंस भी अच्छे से समझ लिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं और इनकी मीनिंग, डेफिनेशन, एलिमेंट्स, एग्जांपल्स के साथ, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट वन थिंग मोर, या before we begin with coercion, I want to tell you one thing that ड्यूरिस का क्लासिक एग्जाम्पल या ड्यूरिस का क्लासिक फॉर्म कोअर्जन ही है। द थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ, कोअर्जन अब क्या होता है ये हम पढ़ते हैं, ये हम समझते हैं, राइट, कोअर्जन के बारे में। सो कोअर्जन इज समथिंग, कोअर्जन तब होता है जब हमने अपनी कंसेंट फ्रीली नहीं दी हुई है, ठीक है, हमारी कंसेंट फ्री नहीं है। दैट इज ऑब्टेन बाय प्रेशर, ठीक है, थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। ये 3 एलिमेंट, जब हमने किसी को प्रेशराइज किया हुआ है, ठीक है, प्रेशर में हम किसी की कंसेंट ले रहे हैं, किसी को हम थ्रेटन कर रहे हैं कि हम कोई एक ऐसा एक्ट कमिट कर देंगे जो कि फॉरबिडन है बाय इंडियन पीनल कोड, ठीक है, या तो फिर हम उसको बोल रहे हैं कि हम उसकी प्रॉपर्टी डिटेन कर लेंगे, ठीक है। तो हम किसी भी इन 3 तरीके से किसी को भी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो दैट इज सेड टू बी कोहर्शन, ठीक है। अब हम कोहर्शन को एक एग्जांपल से समझते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है कि यू हैव टू ट्रांसफर द एंटायर प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ माय ब्रदर। तो जो हस्बैंड का ब्रदर है वो, उसको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी, किसकी प्रॉपर्टी, वाइफ की प्रॉपर्टी। वो बोलता है इफ यू डोंट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी आई विल कमिट सुसाइड। बेसिकली हस्बैंड उसको डराता है, ब्लैकमेल करता है, थ्रेटन करता है कोई ऐसा एक्ट करने के लिए दैट इज फोरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, कि if wife does not transfer the entire property in the name of his brother then the husband will commit suicide। तो यहाँ पे जो वाइफ अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती है हस्बैंड के ब्रदर के लिए, तो क्या वो फ्री कंसेंट है? नहीं, फ्री कंसेंट नहीं है। द कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय कोहर्जन। कोहर्जन से हमने वो कंसेंट को डिटरमाइन किया है, उस कंसेंट को रिसीव किया है, राइट। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में जब हम एंटर करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल होते हैं, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, क्योंकि सामने वाले की कंसेंट फ्रीली है ही नहीं, हमने उसे डरा के लिए, राइट, हमने उसे थ्रेटन करके लिए कि हम एक कोई ऐसा एक्ट कर देंगे विच इज लाइक टोटली फोरबिडन, ठीक है, जो फोरबिडन है, जो कि इलीगल है, जो लीगली वैलिड नहीं है, वैसा एक्ट। ओके, तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल था हम, और कोर्जन में कोई भी हमने कंसेंट एट दी गन पॉइंट पे लिए, गन पॉइंट पे हमसे बोल रही है कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर करो, साइन करना पड़ेगा तुरंत का तुरंत, नहीं तो आई विल शूट यू। ऐसी कोई भी कंसेंट हमसे ली गई है ब्लैकमेल करके या डरा के, तो फिर दैट इज नेवर टर्म टू बी एज अ फ्री कंसेंट, राइट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फ्रॉड। व्हाट इज फ्रॉड? So basically, fraud means and includes an act committed by a party, or his agent or by his conveyance to deceive another party with an intention to deceive another party। यहाँ पे intention word बहुत important है, right? फ्रॉड क्या होता है? When we do some act, जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारे के पूरे इंटेंशन है सामने वाली पार्टी को डिसीव करने के लिए, राइट, हम सामने वाली पार्टी को डिसीव करना चाहते हैं और हम उसके फर्दरेंस में कोई एक्ट कर रहे हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, देन दैट इज टर्म टू बी एज फ्रॉड, राइट। अब हम फ्रॉड के कुछ एलिमेंट्स देखते हैं, कब फ्रॉड होता है।
Active concealment of facts by one having full knowledge or belief of the fact. Active concealment, जब हम facts को actively conceal करते हैं, हमें पता है ये facts गलत हैं या ये facts अगर सामने वाले को पता चल जाएंगे तो जो person है वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करेगा, राइट? तो हम उन कॉन्ट्रैक्ट्स को, उन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए उन फैक्ट्स को हाइड कर लेते हैं. एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट. अ प्रॉमिस मेड विदाउट द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग. हमने एक ऐसा प्रॉमिस किया है, द प्रॉमिस विच इज मेड विदाउट द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग. अब हम इसको समझते हैं. लाइक मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू परचेज नहीं, आई वॉन्ट टू सेल 10 kg ऑफ शुगर टू यू. आई एम कॉन्ट्रैक्टिंग विद यू. ठीक है, तो मैंने बोला मुझे 10 kg ऑफ शुगर आई वॉन्ट टू सेल टू यू, जिसके लिए आई टेक एडवांस पेमेंट एंड यू हैव गिवन मी द एडवांस पेमेंट. After taking the advance payment, I don't deliver the 10 kg of required sugar for which you have contracted me and also given me the advance payment. Right? Now I have made some promise which I am not willing to perform it. I have made the promise with the intention of not performing it. यहाँ पे मैंने एक ऐसा प्रॉमिस किया है जिसके मेरे इंटेंशन ही नहीं है, मुझे वो प्रॉमिस फुलफिल करने के मेरे इंटेंशंस नहीं है. ठीक है. मेरी साइलेंस इज नो फ्रॉड. अगर हम सिर्फ चुप हैं, हम कुछ बोल ही नहीं रहे, हमने कोई फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया, हम शांति से बैठे हुए उस डील, उस कॉन्ट्रैक्ट, उस एग्रीमेंट के बारे में हमने कुछ भी नहीं बोला, पॉजिटिव नेगेटिव, वी आर लाइक काइंड न्यूट्रल एंड वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग इन रिगार्ड्स टू दैट. तो सिर्फ चुप रहना इज नॉट अ साइलेंस. ओके. when there is a duty to speak, I'll tell you, when silence becomes fraud, when there is a duty to speak, right? कब ड्यूटी होती है? जब ड्यूटी होती है बोलने की, and then we are remaining silent and we are not saying anything, तब that silence will amount to fraud. We'll understand this with examples so that there is more clarity in this regard. So I offer you that I will sell a black horse for rupees 50,000. I own that horse and I want to sell that horse that is black in color, and the quoted price for the horse is 50,000 rupees. But the horse is of unsound mind and I don't disclose this fact. I've concealed this fact. I haven't said anything in this regard, nor the contracting party, you haven't asked me whether the horse is of sound or unsound mind. You didn't ask me anything, nor I disclose the fact, right? तो यहाँ पे जो मैंने हॉर्स के अनसाउंड माइंड के बारे में नहीं बताया है, that will not amount to fraud, बिकॉज हमने ब्लैक हॉर्स की बात करी और उसका कोटेड प्राइस 50,000 था, राइट? और ना आपने मुझसे पूछा और ना मैंने उस बारे में कुछ झूठ बोला, ना ही कुछ एक्स्ट्रा आपको बताया. ठीक है, तो फिर ये फ्रॉड नहीं है, बिकॉज आई रिमेन साइलेंट ऑन दिस एस्पेक्ट. मैंने इस बारे में कोई बात ही नहीं करी, मैं इस चीज पे एकदम चुप रह गई. ठीक है, दिस इज वेयर द साइलेंस विल not amount to fraud. Now we'll understand when the silence will amount to fraud. यहाँ पे फाइन लाइन डिफरेंस है दोनों में, which we need to understand. ये हमें समझने की बहुत अच्छे से जरूरत है. जब भी हमारी ड्यूटी होती है, हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी ड्यूटी होती है कि हम वो चीज एक्सप्रेस करें, डिस्क्लोज करें, फैक्ट्स को कंसील बिल्कुल ना करें, तब हम फ्रॉड के केस में फंस जाएंगे. ठीक है, जब हम इन फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं करेंगे. लाइक सामने वाला पार्टी जब हमें ट्रस्ट कर रहा है और हम पे कॉन्फिडेंस शो कर रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, बट उसके बाद भी हम बिल्कुल साइलेंट हैं और कुछ भी नहीं बता रहे हैं, तो here I am wrong. Okay, so this is what I have done. This is completely a fraud case. My silence amounts to fraud. यहाँ पे मैं चुप नहीं रह सकती क्योंकि यहाँ पे मेरी ड्यूटी थी बोलने की, क्योंकि सामने वाले पर्सन ने अपना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस शो किया है मुझ पे, उस पे रिलाई करके ही वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं, राइट? बिना उसके वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होते अगर उन्हें पहले से ही पता होता. और ट्रस्ट कर रहे हैं, स्टिल आई एम नॉट टेलिंग देम, आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट्स, देन this silence will amount to fraud. Now we will understand this thing with an example. Like same example.
लेते हैं, बट यहाँ पे रिलेशनशिप होता है फादर और डॉटर का। डॉटर कॉन्ट्रैक्ट में एक एंटर करती है अपने फादर के साथ, ब्लैक कलर का हॉर्स होता है, अगेन 50,000 उसका कोटेड प्राइस होता है ना। वो अपने फादर के साथ एंटर करती है इस कॉन्ट्रैक्ट में कि वो उस ब्लैक हॉर्स को खरीदेगी। यहाँ पे वो हॉर्स अगेन अनसाउंड माइंड का है और फादर ने इस फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया। फादर ने अपनी डॉटर को नहीं बताया कि ये जो हॉर्स है जो मैं सेल कर रहा हूँ वो अनसाउंड माइंड का है, राइट। यहाँ पे उसने इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया। तो फिर यहाँ पे फादर और डॉटर में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, पेरेंटल रिलेशनशिप है। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पेरेंट्स हमसे कोई एडवांटेज ले लेंगे या हमारे साथ फ्रॉड कर देंगे या कुछ पैसों के लिए दे कैन लाई टू अस, है ना। ये एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते, ना ही लॉ ऐसा एक्सपेक्ट करता है। तो वो अपने फादर पे ट्रस्ट करके, कॉन्फिडेंस शो करके उस हॉर्स को खरीद रही है और उसके बाद भी वो फादर नहीं बताते हैं कि वो हॉर्स अनसाउंड माइंड का है। तो फिर यहाँ पे मेरी साइलेंस और द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट विल अमाउंट टू फ्रॉड, बिकॉज यहाँ पे उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत थी इस फैक्ट को, यहाँ पे उसको साइलेंट रहने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे ही हैज द ड्यूटी टू स्पीक। व्हाई ही हैज द ड्यूटी टू स्पीक? बिकॉज द पर्सन इज शोइंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग देम। जो सामने वाली पार्टी है वो अपना ट्रस्ट शो कर रही है, वो कॉन्फिडेंट है कि नहीं मेरे साथ गलत डील नहीं होगी। डील क्यों नहीं होगी? बिकॉज सामने वाला इज माई फादर, द पर्सन विद whom I am entering into a contract is my father only and he cannot deceive me, he cannot do any act of fraud. Okay, तो ये हमने समझा मेरी साइलेंस, when silence will amount to fraud and when silence will not amount to fraud. Now we'll discuss about half truth. A person may keep silence. मैंने पहले ही बताया, a person may keep silence, but if he speaks, he has a duty to speak the entire truth. He has to disclose the whole truth. ये नहीं कि आधी बात बोल के आधी बात पे रुक जाए और फिर बाकी की बात वो नहीं बता रहे। जहाँ पे मेन उसको डिसीव करना है वो बात उसने छुपा ली, बाकी सब कुछ बता दिया। Either you don't speak, either you remain silent. But if you're voluntarily speaking, voluntarily taking the initiative and expressing and disclosing the fact, right, without any active concealment, then you are not supposed to stop in between and tell half truth कि आपने 50% सच बता दिया है और 50% छुपा लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। entire truth should be told when you have taken this opportunity as a volunteer, ठीक है। एज वॉलेंटरली अगर आप ये काम कर रहे हो, यू हैव टू स्पीक द एंटायर ट्रूथ। तो दिस इज व्हाट फ्रॉड। हाँ, तो फ्रॉड के हमने एग्जाम्पल ले लिए और हमने समझ लिया कि फ्रॉड क्या होता है, राइट। अब तो नेक्स्ट टॉपिक वील अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज मिस्टेक। मिस्टेक्स के बारे में हम समझते हैं। मिस्टेक्स, एवरी डे वी मेक सम मिस्टेक और once in a blue moon तो at least we make mistakes, right? But what is the mistake here we are talking about in contract law? As such, in contract law, mistake is not defined. As such, it is not defined. But there are two types of mistake. Mistake of fact and mistake of law. Okay? एक होती है mistake of fact, एक होता है mistake of law. अब जो mistake of facts है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, बाइलैटरल मिस्टेक्स और यूनिलैटरल मिस्टेक्स, जो कि एक्सक्यूजेबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बट मिस्टेक बाय लॉ इज नॉट एट ऑल एक्सक्यूजेबल, राइट। अब ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक we are traveling in a train and we just jump into the train without the tickets, and TT came and asked for the ticket and we are saying we don't have a ticket, तो टीटी हमारा फाइन काटता है, पेनाल्टी लगाता है। तो देन वी से oh I didn't knew कि there is any law regarding this and I have to give fine because I am traveling without a ticket। तो ये क्या ये चीज एक्सेप्ट होगी कि आप बिना टिकट के ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो और जब टीटी बोल रहा है कि आपका फाइन या पेनाल्टी लगेगी इस बात पे बिना टिकट्स के ट्रेवल करने के लिए, देन यू आर टेलिंग देम कि मुझे तो पता ही नहीं था, आई एम नॉट अवेयर कि ऐसे पेनाल्टी लगेगी एंड आई एम नॉट अवेयर अबाउट द लॉस। क्या ये चीज एक्सेप्ट हो सकती है
क्या इस एक्सक्यूज को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो बेसिकली being unaware about your law is not an excuse. Whether you are educated person or uneducated person does not matter. It is the responsibility of every Indian citizen to understand their duties, their responsibilities, and the Indian laws as well. Because not knowing the law, not being aware about the laws, not being aware about the any amendments or any modifications or any changes to the same is never ever accepted as an excuse. Okay, so mistake of law कभी भी excuse की तरह accept नहीं की जाती है. Like आप एयरपोर्ट पे गए, you want to go to Mumbai, from लखनऊ to मुंबई की आपने फ्लाइट बुक कराई एंड फ्लाइट में आप ड्रग्स कैरी करके ले जा रहे हो, ठीक है, देन यू आर सेइंग आई एम नॉट अवेयर कि ड्रग्स इलीगल है एंड यू आर नॉट इवन अवेयर कि ये सब पकड़ लेंगे तो फिर क्या आगे का प्रोसीजर है, आगे आप पे क्या चार्जेस लग सकते हैं, राइट? तो ऐसी एक्सक्यूजेस बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है. You are always and always expected to know the laws. बट एकदम सेम सिचुएशन मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स में नहीं है. फैक्ट्स में आपको एक्सक्यूजेस ग्रांट होती हैं इन सम केसेस. नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट दोस केसेस आर. सो अभी मैंने बताया कि मिस्टेक्स दो टाइप की होती हैं, बायलैटरल और यूनिलैटरल, राइट? बायलैटरल और यूनिलैटरल मिस्टेक्स होती हैं. तो बेसिकली बायलैटरल में आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, first point. Second, mistake as to subject matter, and mistake as to the performance of the contract, possibility of performance of the contract. ये हमारी है bilateral category. अब हम देख लेते हैं unilateral category. उसमें दो चीजें आती हैं, mistake as to the identity of the person, mistake as to the nature of the contract. अब हम इन सबको एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझते, so that we get the clarity what are mistake of facts and define as they are categorized into two, bilateral and unilateral. We'll understand them one by one. Basically mistake of fact कब होता है? जब there is confusion or the mistaken facts, right? There is some confusing state or the mistake. ये कब हो सकता है? किस regards में confusion होता है? Regarding the price, quality, quantity, ये सब एस्पेक्ट हैं जिनमें कंफ्यूजन आ सकते हैं, राइट? ये हमारी मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है कि फैक्ट्स मैंने बोला कि आई वांट टू सेल माय हाउस, ठीक है, आई वांट टू सेल माय हाउस. अब नाउ यू नो कि मेरे पास दो हाउस है, एक रो हाउस है और एक नॉर्मल हाउस है, ठीक है. तो यू आर टॉकिंग अबाउट द रो हाउस एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट द अनदर हाउस विच आई हैव. सो देयर इज अ कंफ्यूजन. अब यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, वेगनेस आ गई कि कौन से दो हाउसेस के बारे में हम बात करें, बेसिकली किसके बारे में, किस चीज के बारे में हम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं. तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है, राइट? और इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग जिससे हमें और समझ में आ जाए. तो लाइक आई कॉन्ट्रैक्टेड यू, like I want to enter into a contract so that I can sell mangoes to you. Okay, so you said okay, you will purchase the mangoes, but I'm talking about the Dasheri mangoes that I want to sell to you, that is 100 rupees kg, but you are talking about Alfonso mangoes. Now there is a confusion in the variety of the mangoes. We both are talking about the mangoes, but the varieties differs here, right? You are talking about the Alfonso's mango and I'm talking about the Dashera mangoes. So what happens? There is also the difference in the price. The Dasheri mangoes are 100 rupees kg and Alfonso mangoes are 150 rupees kg. So here this difference in the price, in the variety, in the quantity, and also. Okay, class. So we will continue with the topic of the mistakes of facts. So we have discussed what is mistake of facts, unilateral, bilateral, and the subtopic mistakes of facts and mistakes to subject matters are being completed and discussed in a proper way. So now we'll take the subtopic under the heading of bilateral mistakes. So the third topic is mistakes as to the possibility of performance of the contract. So इसका क्या मतलब है? Basically
जो मिस्टेक्स हम करते हैं बेसिकली, मिस्टेक्स इस रिगार्ड में हो रही है कि वो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड कर रही है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल होगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट से टर्म्स एंड कंडीशन पॉसिबली कंप्लीट होंगी, ओनली देन वी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वरना नहीं। इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। लाइक पर्सन ए सेज दैट if the ship successfully and safely comes to the harbor, then and the goods are safe inside the ship, only then he will proceed with the contract. Otherwise he cannot. इसका क्या मतलब है? बेसिकली ए और बी दो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, बोलते कि जो वो शिप है अगर वो सेफली हार्बर तक पहुंच जाती है बिना कोई डैमेज के, और जो उसके अंदर रखे गुड्स हैं उन्हें भी कोई हार्म नहीं होता है, देन वी विल प्रोसीड विद द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इट इज डिपेंडेंट ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये वो दोनों श्योर नहीं है, राइट? दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज श्योर नहीं है कि शिप सक्सेसफुली हार्बर तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, राइट? दोनों श्योर नहीं है और वो उसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। बाद में क्या होता है कि वो जो शिप होती है वो डूब जाती है, ठीक है? विंड स्टॉर्म्स आते हैं, उसकी वजह से पूरी की पूरी शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है और पानी में डूब जाती है, वो हार्बर तक सेफली नहीं पहुंच पाती है। तो ऑब्वियसली प्लेंटिफ को अपने गुड्स रिसीव नहीं होते हैं, तो ये आगे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली बायलैटरल मिस्टेक्स। अब यूनिलैटरल में हमने दो बताया था, आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, एंड मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम समझते हैं मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन क्या होती है। तो बेसिकली मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, टेलीफोन कॉल दी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कि आई एम द एजेंट ऑफ सलमान खान एंड सलमान खान इज विलिंग टू परचेज योर हाउस, ठीक है? तो यहाँ पे आप तो बड़े खुश हो गए, आपको तो लगा बॉलीवुड के सलमान खान का कॉल आ गया और मैं उनकी एजेंट बात कर रही हूँ। आप बहुत ही ईगरली और विलिंगली इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए हाँ बोल देते हो और उसके प्राइस भी कम लगाने के लिए रेडी हो जाते हो कि ठीक है सलमान खान मेरा घर खरीद रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि मैं जो सलमान खान की बात कर रही होती वो बहुत ही कॉमन नॉर्मल पर्सन होता है, एज लाइक यू एंड मी, एक नॉर्मल पर्सन होता है। बट आपने यहाँ पे आइडेंटिटी उस पर्सन की गलत अज्यूम कर ली, गलत समझ ली। यहाँ पे मेरा इंटेंशन फ्रॉड का नहीं था, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई कि यहाँ पे पर्सन ने गलत आइडेंटिटी बाय मिस्टेक इसको ऐसा समझ लिया, राइट? तो ये होता है आइडेंटिटी टू द पर्सन, मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन। एक तो बाय मिस्टेक्स भी होती है चीजें कि हमने गलत समझ लिया, गलत अंडरस्टैंड कर लिया, बाय कंफ्यूजन, बाय मिस्टेक हो गया। एक होता है कि हम फ्रॉड करना ही चाहते हैं, लाइक वी आर विलिंग टू डू फ्रॉड टू डिसीव द अनदर पार्टी। अब वो इसका एक और एग्जांपल हम लेके समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली गवर्नमेंट बिडिंग में ए विंस द बिड, ठीक है? वो कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड की बिडिंग होती है जिसमें लोएस्ट प्राइस जो भी देता है और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो गवर्नमेंट बिडिंग जीत जाता है। तो बेसिकली मिस्टर ए जीत जाता है, बट द थिंग हैपेंस कि जो ए का ब्रदर होता है बी, वो अपना मटेरियल सप्लाई करता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर हो जाता है। तो जो गवर्नमेंट होती है वो बोलती है ये दिस इज मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन एंड दिस इज फ्रॉड बिकॉज वी नेवर सेड yes to enter into a contract with the brother of A, that is B. We wanted to enter into a contract with person A, जिसने ये the person who win this bid and who has to further in continuation has to do the construction work. ओके तो यहाँ पे उसने फ्रॉड करा कि उसने अपनी आइडेंटिटी ए की दिखाई और ए की दिखाई जबकि वो था बी, और उस बिडिंग के प्रोसीजर में पार्ट ले लिया और आगे का कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्ट खुद एनफोर्स करने लगा। बट ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो सकते, ये वॉइडेबल है क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया डायरेक्टली कि उन्हें ए के साथ ही एंटर करना था और यहाँ पे फ्रॉड है। पिछले केस में मिस्टेक थी इन द अंडरस्टैंडिंग of the terms, there was a confusion, but यहाँ पे वो सामने वाला डिसीव कर रहा था, गवर्नमेंट को was trying to deceive by acting as A in spite the real fact he was B, he was person B, ठीक है? तो यहाँ पे हमने अपनी बायलैटरल कंप्लीट कर ली, यूनिलैटरल का एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया एंड एक लास्ट टॉपिक बचा है मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमारा जो मिस्टेक होता है नेचर
नेचर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टेक होती है, तो ये सब हमारे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। एक क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं कि क्या है मिस्टेक्स। मिस्टेक्स दो तरीके की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स, दैट इज मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक्स ऑफ लॉ। मिस्टेक्स ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं है, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं ग्रांट की जाती है, बिकॉज बीइंग इंडियन सिटीजन, बीइंग द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, we are supposed and we are expected to know the laws, and we cannot take the defense that we were not aware about the laws or we were not knowing it. ठीक है। और हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो तरह के हमने पढ़ लिए, बायलैटरल, यूनिलैटरल। हमने देख लिया मिस्टेक हमारे सब्जेक्ट मैटर की होती है, मिस्टेक्स हमारे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की होती है, मिस्टेक्स हमारी फैक्ट्स की होती है, सब्जेक्ट मैटर की होती है, आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन की होती है। तो ये सारी हमने चीजें डिस्कस कर ली विद दी गुड एग्जाम्पल्स। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पोजीशन ऑफ द माइनर इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। माइनर की पोजीशन क्या होती है। अच्छा, पहले हम ये समझ लेते हैं रूल्स क्या होते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड डिफरेंस क्या होता है क्रिमिनल लॉ में माइनर्स को और कॉन्ट्रैक्ट लॉ में माइनर्स का। फिर हम ये डिफरेंस एक बार अच्छे से समझेंगे तो इट गिव्स मोर क्लियरिटी। रूल्स क्या होते हैं रिलेटिंग टू एग्रीमेंट विद माइनर पार्टी। Although as a general rule a contract with minor is void, जनरल रूल क्या है कि हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ करें वो void है। void सिर्फ void नहीं है, void ab initio है। बट हमें कुछ फॉलोइंग रूल्स दिमाग में रखने होते हैं, we have to keep in mind before entering into an agreement or enforcing a contract. A contract with minor is void and hence no obligation, can ever rise from their under, right? क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे माइनर के साथ होते हैं वो वॉइड होते हैं एंड हेंस देयर इज नो ऑब्लिगेशन दैट कैन अराइज देयर अंडर। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल हमारा है द माइनर पार्टी कैन नॉट रेक्टिफाई द कॉन्ट्रैक्ट even after attaining majority age, that is 18 years plus, 18 years and 18 years plus. After he attains majority, then also he cannot rectify the contract unless the law specifically provides that he can rectify. Normally general rule here, a minor party cannot rectify the contract even after upon attaining the majority age. Okay, अब हमारा थर्ड क्या है? No court can allow specific performance. No court can allow specific performance of a contract with minor because it is void altogether. अब कोर्ट किसी पार्टी को ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लाइक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकती कि वो ये माइनर है तो इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, राइट? देयर कैन नॉट बी सच गाइडलाइंस और सच ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, कोई भी माइनर को बेसिकली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं होती है बिकॉज जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड एब इनिशियो है, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है। तो आप कोर्ट अलाउ नहीं कर सकती स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना। किससे? माइनर से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। एंड द पार्टनरशिप एक्ट ऑल्सो प्रोहिबिट्स माइनर्स। पार्टनरशिप जो एक्ट है, जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है, वो भी प्रोहिबिट करता है माइनर्स को फ्रॉम बिकमिंग अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। लाइक कोई भी माइनर, मान लो मैं 18 ईयर्स बिलो हूँ, ठीक है, आई एम 18 ईयर्स बिलो, आई एम अ माइनर। तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग मैं कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म की पार्टनर नहीं बन सकती बिकॉज आई एम अ माइनर। आई कैन एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है, आई कैन बी अ बेनिफिशियरी टू द सेम and I can again become the partner after attaining majority, but till the time I am a minor, I am not allowed to be a partner in any partnership firm according to the Partnership Act, right? The rule of estoppel under evidence law does not apply to minors under contractual obligation. ठीक है, इसको मैं ऐसे समझ ली, इवन इफ अ माइनर फॉर्म्स अ कॉन्ट्रैक्ट क्लेमिंग मेजोरिटी, अगर मैं बोलती हूँ लाइक अज्यूम I am not a minor, I am 18 years below, ठीक है, I am not a minor, but I pretend, I tell you, I deceive the fact, I actively conceal this fact that I am a minor and I pretend to be a major and then enter into a contract. Still there is no legal obligation that can arise against me. A complete blanket protection. ये यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली और समझने वाली बात है कि कंप्लीट ब्लैंकेट प्रोटेक्शंस मिलती है, कंप्लीट ब्लैंकेट प्रोटेक्शंस मिलती है माइनर्स को
अगर मैंने प्रिटेंड भी करके, मैंने झूठ बोल के, फ्रॉड करके, मिसरिप्रेजेंट करके किसी भी तरीके से मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गई हूँ, स्टिल देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन ऑन मी, ओके, टू टू परफॉर्म एनी पार्ट ऑफ द टू परफॉर्म एनी पार्ट ऑफ द प्रॉमिस दैट आई हैव मेड। ठीक है, कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलती है माइनर्स को। Now we'll understand parents or guardian of minors can name them in a contract। जो पेरेंट्स हैं और गार्जियन हैं वो माइनर्स का नाम डाल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उन्हें एज अ बेनिफिशियरी बना सकते हैं कि आफ्टर दे अटेन दी मेजोरिटी ऑफ एज दे कैन एंजॉय द बेनिफिट्स। तो वो बेनिफिशियरी बना सकते हैं उनको बेनिफिट करने के लिए, बट कोई माइनर पर्सनली लाइबल नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कोई भी माइनर को हम पर्सनली लाइबल नहीं कर सकते। ओके, तो ये हमारे कुछ रूल्स थे किसके बारे में, माइनर्स के। और ये हमारी पोजीशन है इंडिया में। अभी मैंने बोला था ना क्रिमिनल और कॉन्ट्रैक्ट लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे। तो बेसिकली ये डिफरेंस है कि क्रिमिनल लॉ में 12 ईयर्स से लेके अबव चिल्ड्रंस को एंड अंडर 18 को क्रिमिनल्स माना जाता है जब वो कोई क्राइम करते हैं, एंड व्हेन दे हैव द नॉलेज एंड व्हेन दे हैव इंटेंशन एंड दे हैव दैट मैच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग टू डू दैट क्राइम। वो सब कुछ जान के समझ के अगर कोई क्राइम करते हैं तो उन्हें क्रिमिनल कंसिडर करते हैं। पहले हम उन्हें जुवेनाइल में डालते हैं, देन उसके बाद वो आगे नॉर्मल प्रिजनर्स के साथ 18 प्लस के बाद वो नॉर्मल प्रिजनर्स के साथ अपनी पनिशमेंट को कंटिन्यू करते हैं। तो क्रिमिनल लॉ में उनको कोई एज सच ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं है 12 इयर्स अबव को। जब उनके पास लाइक मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग है और इंटेंशन है उन्होंने जो क्राइम किया है, तो उन्हें हम जुवेनाइल जेल्स वगैरह में, प्रिजन्स में डालते हैं और रिहैबिट करते हैं, रिहैबिटेशन उनका चलता है। देन उसके बाद वो जब 18 इयर्स प्लस हो जाते हैं तो उन्हें नॉर्मल लोगों के साथ वापस से प्रिजन में डाला जाता है, राइट। तो क्रिमिनल लॉ में उनको एज सच कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट लॉ में 12 ईयर, 13 ईयर, 14 ईयर, एज डज नॉट मैटर टिल द टाइम यू आर माइनर एंड यू आर एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद एनीवन। It will give you complete blanket protection and you cannot be legally obligated to perform the contract, nor you can be made liable because you always enjoy the benefit of being minor। तो माइनर की ये पोजीशन है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, बट क्रिमिनल लॉ में बहुत ही डिफरेंट है। और कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल कंप्लीट ब्लैंकेट प्रोटेक्शन मिलता है कि उन्हें कोई हार्म नहीं है। भले उन्होंने इंटेंशनली प्रिटेंड करके किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए, स्टिल उन्हें कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी। वो अपनी माइनॉरिटी हमेशा क्लेम कर सकते हैं और माइनॉरिटी का डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस था। अब नाउ वी विल अंडरस्टैंड आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। हम इतनी देर से रेफर कर रहे थे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये वॉइड है, ये वैलिड है, बट हम एक क्लियर डिफरेंस इनका समझ लेते हैं, राइट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जब सारे एलिमेंट्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो मिल जाते हैं, दैट आर इन फेवर। ऑफर है, उसका एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, उसका कंसेंट है, उसकी क्लियरिटी है, सर्टेनिटी है उसकी। ठीक है, सारे एलिमेंट्स हैं एक क्लियर एग्रीमेंट के, जो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब है कि मतलब अगर मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, राइट, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, एंड उसके बाद मैं अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करती हूँ, अपना पार्ट नहीं परफॉर्म करती हूँ कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। इसलिए यू कैन एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। आप कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हो, आप डैमेजेस, कंपेंसेशन, इवन परफॉर्मेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट क्लेम कर सकते हो एंड यू विल गेट कंप्लीट जस्टिस, राइट। बट अगर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या कोर्ट जा सकते हो? तो फिर क्या कोर्ट आपकी बात सुनेगा? क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। I want to sell my mobile phone, my Samsung का mobile phone for ₹20,000. Okay, so I told you that the brand of the phone is Samsung and the color is blue and the quoted price is 20,000. There is complete clarity and you accept the offer as it is. It is offered to you and you have accepted that yes, I will purchase this mobile phone. Okay.
एंड ये एक कंप्लीट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर हो गए क्योंकि सारे इसके एलिमेंट, सारे एसेंशियल्स इसके फुलफिल हो गए। तो ये हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो कि एनफोर्सेबल है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, बट अगर यहाँ पे मैं डील कर रही होती ड्रग्स में या मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, कि ठीक है ह्यूमंस की हम ट्रैफिकिंग करेंगे, ह्यूमंस को हम सेल करेंगे फॉरेन कंट्री में और उनके पैसे लेंगे, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? क्या कोर्ट इसे एनफोर्स करेगा? ये कंप्लीटली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। इफ आई टेल यू कि आप इतने टाइम पीरियड तक यू विल नॉट गेट मैरिड between this year, between 10 to 10, like for next 10 to 15 years you cannot get married, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नो, इट इज नॉट। तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। किसी माइनर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो वॉइड एब इनिशियो ही हो जाएंगे। इस फ्रॉम द बिगनिंग दे आर वॉइड, राइट। कोई ऐसे इलीगल चीजों में आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इम्पॉसिबल चीजें हैं, जो इम्पॉसिबल टास्क के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो भी वॉइड हैं, राइट। तो ये सब हमारे एग्जाम्पल है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के। वॉइडेबल क्या होता है? हम वॉइडेबल समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। अभी हमने समझा एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ क्या होता है। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल तो नहीं है, वो लीगल है, कोर्ट उन्हें एनफोर्स कर सकता है, बट एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। क्यों एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी? क्योंकि उसकी जो फ्री कंसेंट है वो फ्रीली नहीं ली गई है। उसकी कंसेंट में भी कोर्जन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से या बाय मिस्टेक ली गई है। तो ये एक ऑप्शन होता है, वो जिस पार्टी के अगेंस्ट ऐसा हुआ है, जो विक्टिम पार्टी है, उसके पास ये ऑप्शन होता है टू वॉइड, लाइक उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वेदर दैट पर्सन वांट्स टू एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट और दे डू नॉट वांट टू एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। जिसने सफर किया है या जो विक्टिम पार्टी है, उसके बिहाफ पे ये चलेगा। वो ही बताएगा कि उसे एंटर करना है इस कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब एंटर तो ऑलरेडी हो चुके हैं, बेसिकली उसे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना है या नहीं करना है। ये होते लीगली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंप्लीटली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ बट एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, एक पार्टी के ऑप्शन पे। ओके, तो ये था हमारा वॉइड, वॉइडेबल और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, right? So here we are done with our contract law. Thank you very much.